वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको प्लांट रिस्पायरेशन चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हमको सही जोड़ी मिलाना है, तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड होता है और आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड होता है और अल्फा ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मिला सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका के श्वसन में। तो इसका सही आंसर हम सीधे देखते हैं। विभिन्न एंजाइमों द्वारा नियंत्रित 10 अभिक्रियाओं की श्रृंखला कोशिका द्रव्य में होती है तथा ग्लूकोज से पायरुवेट उत्पादित होता है। तो ये इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और यह अपने कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गतिशील वाहक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा साइटोक्रोम सी। और यहाँ पर हमें और जो बात याद रखनी है, जैसे कॉम्प्लेक्स 3, तो कॉम्प्लेक्स 3 अपना साइटोक्रोम BC1 है और कॉम्प्लेक्स 4 वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज अपना कॉम्प्लेक्स 4 है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 2 अणु के वायवीय श्वसन में प्रवेश कर ग्लूकोज के 2 अणु जब वायु श्वसन में प्रवेश करते हैं तब क्रेब्स चक्र कितने बार होगा? तो इसका सही आंसर होगा, हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है और 2 पायरुवेट के लिए 2 बार TCA यानी कि क्रेब्स साइकिल चलता है। तो 2 ग्लूकोज से अपना ये चलेगा गुणी 2 यानी कि 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ATP संश्लेषण के लिए प्रोटॉन विभव का बनना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। और बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा इस उद्देश्य के लिए यानी कि प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में प्रोटॉन विभव बनाता है, जिससे कि ATP का संश्लेषण होता है। और उसी प्रकार जबकि श्वसन में ऑक्सीकरण अपचयन ऊर्जा से प्रोटॉन प्रवणता बनता है, जिससे कि ATP का संश्लेषण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कितने प्रोटॉन A से B भाग में 2 ATP अणुओं के उत्पादन के लिए गमन करेंगे? तो ये अपना ATP सिंथेज है, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 का काम करता है। और यहाँ पर ये रीजन A से रीजन B में कितने प्रोटॉन जाएंगे जिससे कि 2 ATP का निर्माण होगा? तो हम जानते हैं कि 2H+ से 1 ATP का निर्माण होता है। तो इसलिए 2 ATP के लिए 4H+ का आवश्यकता होगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न हेतु स्थानांतरित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्वसनाधार के लिए RQ यानी कि श्वसन गुणांक का मान होगा। यह श्वसनाधार मतलब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CO2 102 है और O2 145 है। तो यहाँ पर रिस्पायरेटरी कॉशिएंट यानी कि यह होता है मुक्त CO2 बटे उपयोग किया गया O2। तो यह मान एक से कम होगा और एक से कम हम जानते हैं वर्षा के लिए होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायवीय श्वसन का किण्वन से अंतर है? तो इसका हमें सीधा आंसर याद करना है। वायवीय श्वसन में NADH NAD+ में तीव्रता से, जबकि किण्वन में यह धीमे रूप से ऑक्सीकृत होता है। यह आपके NCERT में दिया गया है और यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में निम्न में से कौन से रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट यानी कि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है? तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। इसके अलावा हमें इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे इनके लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होता है? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए एक होता है और फैट के लिए 0.7 आपके NCERT में दिया गया है ट्राइपामीटीन के रूप में, और प्रोटीन के लिए NCERT में 0.9 दिया गया है और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सुक्रोज ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश करता है तो यह सर्वप्रथम यह इन्वर्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा A और B, यानी कि बोल रहा है कि सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है? तो हम जानते हैं कि सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित होता है। तो आपको इस एंजाइम का नाम भी याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वाहकों का तंत्र जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमें समीकरण में A और B को पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानने की बात जो है कि पायरुविक एसिड यह ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। इसके अलावा अपना पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है और यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम और यह क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर एक CO2 निकलेगा तो हमारा BCO2 हो जाएगा और यहाँ पर एक Mg+2 होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम +2 और CO2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन में पद अनुसार मतलब क्रमवार ऊर्जा विमुक्ति का क्या महत्व होता है? तो इसका महत्व यह होता है कि इसे जब क्रमानुसार या पदानुसार जब मतलब श्वसन पद होता है तो इसमें बेहतर एंजाइमेटिक नियंत्रण तथा ATP अणुओं के रूप में उच्च ऊर्जा का लाभ होता है। इसलिए श्वसन पद में क्रमानुसार ऊर्जा विमुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक पादपों के लिए सही नहीं है, यानी कि एशियन पादपों के लिए सही नहीं है। तो इसका हम सीधा सही आंसर देखते हैं। तो उसका सही आंसर है ये हाइड्रोजन स्रोत के रूप में H2SO4 का उपयोग करते हैं। गलत है, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्रोत के रूप में H2O का ही उपयोग करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ATP का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान संश्लेषण ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करने हेतु ऑक्सीकरण अपचयन ऊर्जा का उपयोग होता है। ऑक्सीकरण अपचयन ऊर्जा से प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होता है और प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होने से ATP का संश्लेषण होता है और इसे ही ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और आप ये और जान सकते हैं कि ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब पायरुविक अम्ल का एक अणु अनॉक्सी श्वसन के अधीन होता है तथा लैक्टिक अम्ल बनता है,
तो यहाँ पर अब अनॉक्सी यानी कि यहाँ पर किण्वन मान सकते हैं, क्योंकि किण्वन अनॉक्सी इस स्थिति में होता है। और हम जानते हैं कि किण्वन से 2 एटीपी का प्राप्ति होता है, 2 एटीपी का प्राप्ति होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा हमें किण्वन के बारे में और कुछ जानना है, तो जैसे हम ये जान सकते हैं कि किण्वन में बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ग्राही के अपना कार्य होता है या ऑक्सीकरण होता है, बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ग्राही के ऑक्सीकरण होता है किण्वन में। और इतना आगे और जो बड़ी बात होगा मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में यदि ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद अपर्याप्त O2 आपूर्ति में श्वसन पथ में प्रवेश करता है, तो हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में जब ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद प्रवेश करता है तो इससे लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे मांसपेशी में खासकर ये बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन में क्रमागत विमुक्त मतलब ऊर्जा जो हमारे श्वसन में क्रमागत विमुक्त होता है उसका क्या महत्व है, मतलब क्रमागत ऊर्जा विमुक्ति का क्या महत्व। तो इसका महत्व है कि इससे जब क्रमागत विमुक्त होता है तो इससे अधिकांशतः ऊर्जा एटीपी संश्लेषण हेतु ग्रहण कर ली जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आप आगे, और ये आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन से सम्मिश्र में आयरन के साथ 2 कॉपर केंद्र होते हैं। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स 4 में होता है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। और आपको इसको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु से EMP यानी कि ग्लाइकोलिसिस द्वारा सीधे कितने एटीपी अणुओं तथा कौन से पदों में यह संश्लेषित होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधे 4 एटीपी संश्लेषित होता है, जिसमें कि 2 पेप यानी फास्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुविक एसिड बनता है तब होता है, और दूसरा 20 फास्फोग्लिसरेलिक एसिड से जब फास्फोग्लिसरेलिक एसिड बनता है तब 2 बनता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं, यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाइरुविक अम्ल का पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण का उत्पाद होगा। तो यह हमें सीधे लिंक रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, और तो हम जानते हैं कि इससे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो कि आगे क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। तो आप यहाँ पर एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं, और इसमें लिंक रिएक्शन में ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होता है। यह दोनों चीजें भी आप याद रख सकते हैं कि लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और यहाँ पर पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का उपयोग होता है, यह भी याद रख सकते हैं। यह दोनों भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन एक महत्वपूर्ण उपापचयी घटना है जहां 3 केटाबोली। तो यहाँ पर सीधे हमको बताना है कि श्वसन है क्या। तो सीधे आंसर हम कर सकते हैं कि यह श्वसन एम्फीबॉलिक पाथवे है, सीधा इसका आंसर है। घुमा फिरा पूछ रहा है, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा लब्धि यानी कि एनर्जी गेन हेतु जटिल अणुओं के टूटने की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ कहाँ संपन्न होता है। तो यह आपके कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यही हमसे पूछना चाह रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अभी जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी बेस्ड है और इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तीव्र श्वसनीय प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका आपको सीधे याद करना है, विभोज्यति की क्षेत्र, अंकुरित होते बीज और जीर्ण ऊतक याद कर सकते हैं, सीधे याद करने की चीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसनीय क्रियाधार वसा निम्न के कारण अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सीधा सा कारण यह है कि यह ऑक्सीकरण पर अधिक प्रोटॉन देता है, इसलिए यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ संपन्न होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, याद कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यह सीधे याद करने की चीजें हैं, तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य है क्रेब चक्र को निरंतर बनाए रखने हेतु NAD+ और FAD+ उत्पन्न करना और लिंक अभिक्रिया को निरंतर रखना, यही इसका उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विलगन के बाद पत्तियों में श्वसन की दर प्रारंभिक 24 घंटों में अधिक तीव्र होती है या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यह कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टोपर टाइप क्वेश्चन आ गया, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकल्पी अवायवीय श्वसन का अर्थ। तो यहाँ पर विकल्पी यानी कि उसके पास विकल्प है और अवायवी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह सामान्यतः वायवी है, लेकिन अवायवी भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शर्करा का एसिटाइल कोएंजाइम में विघटन घटित नहीं होगा यदि एनाबीना में निम्न में से एक उपस्थित नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शर्करा का एसिटाइल कोएंजाइम ए में विघटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो पहले तो यह देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में विघटन क्यों नहीं होगा। तो इसके एसिटाइल कोएंजाइम बनने से पहले यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो यदि ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं होगा। और हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है, इसलिए यही सही आंसर होगा। और यह बहुत ही अच्छा बेस्ट एकदम थिंकिंग क्वेश्चन है, तो यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्कोहली किण्वन में NAD+ का उत्पादन किस दौरान होता है। तो
हम इसका आपके एनसीईआरटी में चित्र में दिया गया है कि NAD+ का उत्पादन एसिडल्डिहाइड जब एथेनॉल में जब इसका अब चयन होता है एसिडल्डिहाइड में एथेनॉल का, तब NAD+ का उत्पादन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन में इसके बारे में मैंने बताया है कि श्वसन गुणांक के मान को मिलाना है। तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए एक होता है वसा सामान्यतः ट्राइपामिटीन के रूप में प्रयुक्त होता है और इसके लिए श्वसन गुणांक का मान 0.7 होता है और प्रोटीन के लिए 0.9 होता है। ये तीनों चीजें आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं और आपको याद करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है तथा को उत्पन्न करता है और जो O2 की उपस्थिति में प्रवेश करता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल यानी कि कोशिका द्रव्य मान सकते हैं और होता है तथा ग्लाइकोलिसिस ये मेरे को लगता है मतलब ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसॉल में होता है तथा यह एटीपी को उत्पन्न करता है ना, और O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि O2 की उपस्थिति नहीं है यानी कि O2 एब्सेंट है तो ईस्ट कोशिका में ग्लूकोज का अपघटन, भाई O2 एब्सेंट है तो यहाँ पर किण्वन होगा और जानते हैं कि जब किण्वन होगा और ईस्ट कोशिका में तो यह एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होगा। ईस्ट कोशिका में यह एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन होने पर निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा सही क्रम होगा। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल आपसे यह क्वेश्चन आ जाए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद अपना क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन होगा। तो भाई अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण नहीं होगा, अपना TCA चक्र भी नहीं होगा और तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस और किण्वन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और किण्वन दोनों ही O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि O2 की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा प्रक्रम हो सकता है, तो उसका आंसर आप कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस और किण्वन। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तन यानी ग्लाइकोलिसिस के दौरान कौन सा प्रक्रिया नहीं होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में FAD का ऑक्सीकरण नहीं होता है, यह क्रेब्स चक्र में होता है। यह होता है कि हेक्सोस शर्करा का फास्फोरिलीकरण होता है और हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में CO2 की विमुक्ति भी नहीं होती है और हम जानते हैं कि इसमें ग्लाइकोलिसिस में NAD का अपचयन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इससे हमको ग्लाइकोलिसिस के बारे में 2 बातें जानने को मिली कि ग्लाइकोलिसिस में CO2 नहीं निकलता है और इसमें O2 का उपयोग नहीं होता है। तो ये दोनों बातें हैं जो आपको याद रखनी है ग्लाइकोलिसिस में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कौन सा श्वसनीय सम्मिश्र यानी कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स NADH से इलेक्ट्रॉन परिवहन में सम्मिलित नहीं होता। तो इसका आंसर है
कॉम्प्लेक्स सेकंड यानी कि अब आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विकार्बोक्सिलीकरण यानी कि CO2 का निकलना किसमें सम्मिलित नहीं होता। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी कि क्रेब्स चक्र में CO2 निकलता है, इसमें 2 जगह CO2 निकलता है। और हाँ, यह अपना लैक्टिक अम्ल किण्वन में CO2 नहीं निकलता है, अपना CO2 नहीं निकलता है, एल्कोहलिक किण्वन में भी निकलता है और एसिटाइल कोएंजाइम की यानी कि यूजिंग रिएक्शन में भी अपना CO2 निकलता है। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन प्रवाह में इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो आपको सीधे याद करना है आयरन सल्फर प्रोटीन, सीधे याद कर लेना है। इसकी आपके एग्जाम में आने संभावना बहुत कम है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा एक क्रेब्स चक्र में मतलब एक बार में कितने ATP बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, क्रेब्स चक्र में एक बार में 3 जगह NADH2 बनता है, तो और एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो इसलिए 3 × 3 तो यहाँ पर 9 हो गया। और एक जगह FADH2 बनता है और FADH2 से 2 ATP, तो 9 + 2 और एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है और उससे 1 ATP बनता है। तो टोटल हम देख सकते हैं 9 और 2 11 और 1 12, तो इससे 12 ATP बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट्रिक फल वह फल है जो निम्न में से एक दर्शाता है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का नहीं है, ये अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का है। तो यह परिपक्वता पर उच्च श्वसनीय सक्रियता को दर्शाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस किस में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र यानी क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। तो याद कर सकते हैं सीधे ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में A तथा B को पहचानिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा A जो है वह F0 कण है और जो कि अंदर में है, और जो बाहर में है वह F1 कण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये अपना ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज हमारा कॉम्प्लेक्स 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। सीधा पूछ रहा है कि कौन सा पद वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में समान मतलब दोनों में होता है। तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस वायवीय और अवायवीय दोनों कोशिकाओं में होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जब पाइरुवेट के 3 अणु पूर्ण ऑक्सीकृत होते हैं तब CO2 के कितने
अणु निर्मित होंगे तो बोल रहा है पाइरुवेट के 3 अणु पूर्ण ऑक्सीकृत। तो हम जानते हैं कि मतलब पूर्ण ऑक्सीकृत यानी कि आपका इसमें आ जाएगा लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स चक्र यानी TCA साइकिल। तो हम जानते हैं कि एक पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम और एक CO2 बनता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में 2 CO2 बाहर निकलता है। तो मतलब तो हो गया कि अब पता चल गया कि एक पाइरुवेट के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 3 CO2, तो 2 पाइरुवेट के लिए, तो यहाँ पर 3 पाइरुवेट के लिए अब अपना 9 CO2 बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अणु ग्लूकोज के किण्वन से कुल कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कुल कितने अणु प्राप्त होते हैं। तो एक ग्लूकोज अणु के किण्वन से 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं शुद्ध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गलत मिलान बताना है। मेथेनोजन गोबर गैस में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट से एथेनॉल बनता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रतिजैविक बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब तो चौथा गलत हो ही जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेड निर्माण के दौरान की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने का कारण। भाई ब्रेड का निर्माण ईस्ट द्वारा होता है और ईस्ट ही CO2 को निकालेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइन तथा बियर सीधे किण्वन द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ब्रांडी तथा विस्की के निर्माण में किण्वन तथा आसवन दोनों आवश्यक होता है, क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा किण्वन 10 से 18% एल्कोहल स्तर पर प्रतिबंधित हो जाता है और लगभग ये ईस्ट के लिए 13% एल्कोहल का स्तर उसके लिए विष के समान होता है। और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 11th और 12th दोनों चैप्टर को कंपैरिजन करके एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तो ये सीधे याद कर लेना है अब आपको इसको कि विटामिन C को प्रथम विटामिन बैक्टीरिया की जंगली प्रजाति से किण्वन द्वारा प्राप्त किया गया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने NAD अपचयित होंगे। तो आपको सीधे यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि NAD के कितने अपचयित होंगे। तो इसके 10 अपचयित होंगे, क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 10 NADH2 बनते हैं, इसलिए 10 NAD अपचयित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से फैक्टर की उपस्थिति में इनोलेज एंजाइम 2-PGA को फास्फोइनॉल पाइरुवेट एसिड में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। तो आपको सीधे याद रखना है Mg+ और ये आपके NCERT में दिया गया है, शायद देख लेते हैं आपके NCERT में दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके NCERT में नहीं दिया गया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, फिर भी हो सके तो याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सिट्रिक अम्ल यानी कि TCA, तो यानी कि क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र के 3 नाम है, क्रेब्स चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक
सिट्रिक एसिड चक्र और सिट्रिक अम्ल चक्र। तो में CO2 कौन कौन से पद में मुक्त होती है, तो इसका मैं आपको एक याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूं कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के आगे पीछे CO2 निकलता है। तो देख लेते हैं, सीधा ट्रिक है, ये याद कर सकते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के ऊपर नीचे मतलब निकलता है। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है तब निकलता है एक, और एक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम के बनने के दौरान निकलता है, यानी कि I और I4। तो ऑप्शन नंबर 2 यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें गलत कथन को चुनना है। तो मैं सीधे ही गलत कथन को टिक कर देता हूं और बाकी को फिर हम लोग पढ़ते हैं, सभी को पढ़ते हैं। बोल रहा है, जब ट्राइपामिटीन श्वसन में श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तो RQ 0.7 होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम 2019 में आ गया है ये, तो याद कर सकते हैं। और बोल रहा है, मैलिक अम्ल ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब चक्र को जोड़ने वाला मध्यवर्ती यौगिक है। ये गलत है, क्योंकि इनको जोड़ने वाला मध्यवर्ती यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम है, आप याद कर सकते हैं इसको। और यह भी तो वायवीय श्वसन में शुद्ध लाभ अब आपके NCERT में 38 दिया गया है। और बोल रहा है कि किण्वन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से 2 ATP अणु का शुद्ध लाभ होता है, यह भी आपके NCERT में दिया गया है, तो महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा, हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपसे 2022 में आ जाए। और पूछ रहा है कि कोशिकीय श्वसन की अवस्थाओं का कौन सा एक सही क्रम है। और हम जानते हैं कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स चक्र होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से कितने PGAL बनते हैं, यानी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनते हैं, तथा इन PGAL से CO2 तथा H2O बनने तक कुल कितने ATP निर्मित होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से CO2 तथा H2O, मतलब इसके बताने का मतलब है कि पूर्ण ऑक्सीकरण। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज अणु से एक फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, तो यानी 3 ग्लूकोज अणुओं से आपका 4 नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो सकता है। नहीं, ठीक है, आपके फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक ग्लूकोज से आपका 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर, हाँ, मेरे को ही थोड़ा मिस्टेक हो गया था। एक ग्लूकोज से आपका 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। हम यहाँ पर मेरे को मिस्टेक इसलिए हो गया था क्योंकि मैं इसको और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फोर दोनों को हम सेम मानते हुए चलते हैं, इसलिए इससे 6 PGAL बनेगा और ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण। तो अभी मैंने बताया कि लगभग 38 ATP एक ग्लूकोज से बनता है, तो इसको हम मोटा मोटी 40 ATP मान के चलते हैं, तो 120 ATP का बनेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ग्लूकोज अणु से आपका 2 PGAL बनता है और 3 से बनेगा 6, और आपके एक ग्लूकोज से 38 ATP बनता है, तो आपके 3 से 40 मोटा मोटी मान के चलते हैं, तो 120 ATP। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से प्रक्रम में NAD का अपचयन नहीं पाया जाता? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे आपका पूरा क्रेब्स चक्र रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के दौरान इस दौरान NAD का अपचयन होता है, और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के जब बनता है तो भी होता है, और जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तब भी होता है। लेकिन सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनने के दौरान NAD का अपचयन नहीं बल्कि FAD का अपचयन पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं कुछ एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है आपको बताऊं तो यह है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्रेब्स चक्र का प्रथम सदस्य माना जाता है, प्रथम सदस्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सीधे याद करने कहा यह कि अप्रतियोगी संदमन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर साइनाइड की क्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभिक्रिया जो एक प्रोटीन द्वारा उत्प्रेरित होती है, मतलब प्रोटीन बोल दिया यानी कि एंजाइम, तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेराइव किया गया एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एंजाइम होता है एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ना पाके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और यह सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण में उपयोगी होता है। और तो इसका आंसर यह होगा सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा इससे अपना फ्यूमेरिक एसिड बनता है या फ्यूमेरेट बनता है। तो यही है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मांसल पादप जैसे पंछिया में रात्रि में रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। तो भाई रात्रि में इससे O2 नहीं निकलेगा, और हम जानते हैं कि RQ होता है कितना CO2 निकला और कितना O2 उपयोग हुआ। तो यहाँ पर O2 नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर शून्य होगा, क्योंकि शून्य होगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ATP की अधिकतम संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो कॉमन सी बात है, ATP की अधिकतम संख्या, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उससे ATP भी ज्यादा निकलेगा। तो यहाँ पर पामिटिक एसिड में कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसलिए इससे ATP ज्यादा से ज्यादा बनेगा। और इसके अलावा यह एक कार्बनिक अम्ल है, इससे भी एक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद। तो हम सभी जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के उत्पादन में पायरुविक अम्ल सर्वप्रथम एसीटल्डिहाइड में निम्न एंजाइम में बदलता है। तो यह आपके NCERT के किडवन टॉपिक में दिया गया है और उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण यानी कि ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण यानी कि यहाँ पर NaDH2 भी बने और साथ साथ CO2 भी निकले। तो इससे ही ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण में ये दोनों चीजें होती हैं। तो आप देखते हैं कि किसमें
यह नहीं पाया जाता। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण अपने यह ग्लाइकोलिसिस में नहीं पाया जाता, ग्लाइकोलिसिस में नहीं पाया जाता और टीसीए में पाया जाता है। तो देखते हैं कि अपना ये जो इक्वेशन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3,20 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यह ग्लाइकोलिसिस का है, इसलिए इसमें ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण नहीं पाया जाएगा। और अन्य ऑप्शन देखते हैं तो मेलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनने के दौरान होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के दौरान भी होता है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सिनिल कोएंजाइम बनने के दौरान भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रियाधार की पहचान कीजिए जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रम के दौरान केवल ऑक्सीकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो वो ऑक्सीकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो और सीधा आपको याद कर लेना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो कोई भी चरण हो वह मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही नियंत्रित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पर ईस्ट में अवायवीय श्वसन में मतलब सही करना है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पायरुवेट से कीटवन में, तो पायरुवेट से आपके कीटवन में एक तो CO2 निकलेगा और उसके अलावा इससे एसिटाल्डिहाइड भी बनता है और जिससे कि एथेनॉल बनता है, C2H5OH भी बनता है। तो देख लेते हैं एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड और CO2, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। बोल रहा है गलत कथन को हमें चुनना है। तो देखते हैं, लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल कीटवन अधिक ऊर्जा मुक्त नहीं करता, सही बात है। कीटवन में ग्लूकोज के 7% से भी कम ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। और लैक्टिक एसिड अम्ल कीटवन में CO2 मुक्त नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये और हमारा अंतिम क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड वायवीय परिस्थितियों के दौरान ऑक्सीकृत होता है तो कितने ATP बनेंगे? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज अणु से वायवीय परिस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा 38 अपना ATP बनेगा। और यहाँ पर अब आ गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद अपना टोटल हमारे क्रेब चक्र में अपना 3 जगह NADH होता है और एक जगह FADH। तो यहाँ पर एक NADH के बाद अपना अल्फा कीटोग्लूटेरिक आता है। तो यहाँ पर 2 NADH और एक FADH और इसके अलावा एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन द्वारा टोटल 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। और 38 और 9 जोड़ेंगे तो आपका लगभग 47 ATP बनेगा। और ये आप याद रख सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपकी मर्जी, लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपका ही फायदा होगा ताकि मैं आगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में लाता रहूँगा। आपका पूरा डाउट भी आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ डाउट पूछते हैं तो वो आपका डाउट का भी रिप्लाई मैं करूँगा। और इसके अलावा मैं NCERT को लाइन टू लाइन भी करवाऊँगा। और इसके PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीट संसार। और चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं
अगले लेक्चर पे। तो आपसे अनुरोध है कि इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको एकदम और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकूं। तो धन्यवाद, गुड बाय, धन्यवाद।